Good morning, good afternoon, good evening. स्टैंडर्ड +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन हमारा चल रहा था बंधुत्व, जाति और वर्ग। बेटे कि प्राचीन काल में समाज किस प्रकार का था, आज जो आपके आंखों के सामने है, इससे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारे जो पूर्वज कैसे रहते थे, उनके पूर्वज कैसे रहते थे, समाज कैसे थे, गांव या शहर की दशा किस प्रकार की थी। तो ये इतिहास हमें बताता है। आधा हमने लेसन रीड किया था, उसके बाद आगे है 4 वर्णों के परे। बहुत से समय तक भारत का इतिहास जो रहा वो 4 वर्ण थे। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया, उसके बाद क्षत्रिय जिनका काम लड़ाई युद्ध में भाग लेना, और बहुत लंबे समय तक भारत एक रियासत रहा जिसमें काम ही था कि लड़ाई हो एक राजा से दूसरे राजा। तीसरा वैश्य समाज के अंदर लेन देन व्यापार सब उसके हाथ में था। और चौथा समाज शूद्र समाज, जिसको निम्न कार्य करने पड़ते थे समाज में, शहर से बाहर रहना पड़ता था, कुछ जगह पर जाने की मनाही थी। और इसी तीसरी कैटेगरी के अंदर असमानता के कारण ही भारत उतना विकास नहीं कर सका जितना विकास दूसरे देशों ने किया। ये रूढ़िवादी विचार अभी भी आप गांव में कई जगह या कई घरों में विद्यमान है। कर्म पर आधारित जब समाज का निर्माण होगा तो उस गांव का और देश की प्रगति कोई नहीं रोक सकता। ये आपके विचार थे। कहते हैं बाघ सदृश्य पति। ये जो महाभारत की कहानियाँ, कुछ लेख आपको भी याद है, 6th क्लास में भी लेसन था और पीछे भी चली। कहता कि पांडव गहन वन में चले गए थे। अंडरस्टूड है कि उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अदृश्य वनवास मिला था, जिस प्रकार श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था। तो उसी में हिडिंबा और उसमें भीम का पुत्र एक घटोत्कच, जो आपने देखा होगा कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो ये राक्षस रूपी भीमपुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना का विनाश करना शुरू किया। गुरु द्रोण आदि ने विचार किया कि यदि इसको नहीं रोका गया तो ये शायद कौरव सेना का 2 या 3 घंटे में विनाश कर देगा सभी को। लेकिन वहाँ कर्ण के पास एक अदृश्य शक्ति, जिस तीर से घटोत्कच मारा गया, वो भी आप जानते हैं। अधीनता और संघर्ष। कहते हैं ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे, साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, यानी कि अछूत, समाज में सबसे निचला तबका। भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू को ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे जो खासतौर पर दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि, मृत पशु, ये सिर्फ शूद्र ही कर सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन कामों को नहीं कर सकते। और ये प्रथाएँ लगभग आज भी कुछ जगह पर विद्यमान हैं। मनुस्मृति में भी इसका वर्णन किया गया है। कहता है कि ये भी एक कहानी पढ़ने कि एक बार बोधिसत्व बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवंश नगर में गए तो उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। तो यानी कि इस प्रकार की कहानियाँ हमें कुछ अभिलेख, कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिनसे प्राप्त हुई है, जिससे हमने इतिहास में समावेश किया। जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतियार, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण। जब हम विशेष नरों में इस बात का परीक्षण करेंगे संसाधनों पर नियंत्रण से क्या सामाजिक आशय थी। आर्थिक का मतलब कि आज भी आप गांव में देखेंगे कि जिस जमींदार के पास अच्छी भूमि है, उस परिवार में यदि अच्छे सर्विस में लगे हुए हैं, उस परिवार में यदि बिजनेस में लगे हुए हैं, यानी कि उसके पास बहुत सा पैसा है, तो उसका स्टेटस आज भी गांव में अच्छा माना जाता है। भूमिहीन है, मजदूर है, गरीब है, उसका स्टेटस आज भी गांव में कम है। ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, यानी कि संपत्ति पर आज भी गांव में, जो आज से हजारों वर्ष पहले सभ्यता थी,
कि बेटे को ही उत्तराधिकारी माना जाता है। द्रौपदी के प्रसन्न यहाँ पर युधिष्ठिर जब जुए के अंदर द्रौपदी को हार जाते हैं, यानी कि एक छल के द्वारा कौरवों ने पूरा का पूरा हस्तिनापुर और सब कुछ छीन लिया था और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, तो यहाँ ये प्रश्न किया जाता है क्या वो युधिष्ठिर अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? क्या युधिष्ठिर ने उससे पहले सब कुछ समाप्त कर दिया था? तो ऐसे प्रश्न है जो विचारणीय है। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, जो आज की व्यवस्था के अनुसार ही है। वर्ण और संपत्ति के अधिकार जिस प्रकार वर्तमान में देखते हैं, तो इसको आप रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिल कम में एक ऐसा ही क्षेत्र था जहाँ उपरोक्त आदर्शों को समझाया जाता, यानी कि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थितियाँ पैदा हुई। दानवीर भी पैदा हुए, कंजूस भी पैदा हुए। तो जैसा आज के समाज के अंदर तो सिर्फ अपने तक आ गई है, पहले पूरे समाज, गांव, देश सब कुछ सोचा जाता था। उसके बाद सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुभव। उसके बाद बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। वो उस कारण था कि अस्पृश्यता और शूद्रों का जीवन जो निम्न स्तर का था, उसी के कारण बौद्ध धर्म भारत में फला और फूला। कहता है कि मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गई। स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, प्रताड़ित करें, जिसे निष्कासित किया जाना हो, निष्कासित बदले में हम उसे चावल कांस देंगे। हम सब लोगों चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा में बदले में देते थे। इस मिथक इस बात को दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंध बनाने में मानवीय क्रम का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आज से उदाहरण थे। यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार, तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। जैसे आज की व्यवस्था, उसी प्रकार की व्यवस्था का वहाँ पर वर्णन किया गया है। भाषा और विषय वस्तु आप पूरा रीड करेंगे, इसमें पता चल जाएगा। लेखक, यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर है। मतलब मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्होंने सूत कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते। क्षत्रिय युद्ध करना था उनके साथी थे। कविताएं करना, उनके लिए मनोरंजन का साधन करना। सदृशता की खोज, महाभारत के अन्य किसी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों, अत्यंत जीवंत उत्तरायण। 51 और 52 में क्या B.L. लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्पन्न किया। यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था, यानी कि हस्तिनापुर के असली वारिस पांडव थे। जिस प्रकार आज आप 2-4 दिनों में देखेंगे कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, ऐसी हिंदू धर्म की आस्था की वहाँ पर उनका जन्म स्थान, वही उनकी जन्मस्थली है। तो ये इसी इतिहास के कारण संभव हुआ। द्रौपदी का विवाह, यानी कि इसका मतलब उस समाज में भी बहुपति प्रथा थी। ये पांडवों की एक ही पत्नी द्रौपदी। और उसके बाद एक गतिशील ग्रंथ इस महाभारत को लिया गया है। तो पूरा लेसन आप पूरा पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये एक, यहाँ भी वर्णन है कि पांडवों को जब कौरव जलाकर मारने की या एक गुफा में मारने की योजना बना रहे थे, तो पांडव बच जाते हैं और कुंती एक ऐसी निषाद निम्न जाति का व्यक्ति जो भोजन के लिए आया था 5 पुत्रों के साथ, वहाँ आग लगा दी जाती है। तो इस प्रकार ये 1 साल ढूंढना ना पड़े पांडवों को कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। तो ये श्राप भी कुंती के लिए था। तो इसके पूरे लेसन को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा महाभारत की घटनाओं का ज़्यादा वर्णन है। और कहने का तात्पर्य कि समाज में जिस प्रकार की व्यवस्था थी उस वक्त, उसका कुछ ना कुछ सुधरा हुआ रूप आज के समाज में है। आज बहुत सी देश की आज़ादी के बाद इन 15-20 सालों में, खासतौर पर 15-20 सालों का जिक्र करें, जिनको हम शूद्र मानते थे, निम्न जाति के मानते थे, जिनको हम गांव से बाहर बसाया जाता था, उस जाति व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ और यही सुधार भारत के भविष्य का आधार बनेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।